निसर मिसाइल शूट करें और उस पूरे एरिया के अंदर 500 गज के अंदर जितने टैंक हैं, जितनी एपीसीज हैं, जितने फौजी हैं, एक ही वक्त में निस्सो नाबूद कर दें और उनको सफास्ती से मिटा दें। तो नसर मिसाइल एक ऐसा हथियार है कि जो भारत के लिए बहुत खौफ की अलामत बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम। पाक फौज की मुस्तैदी और पाकिस्तान की तैयारियों ने भारत को हैरान कर दिया है। मोदी कल अपनी काबीना को रात भर लिए बैठे रहे और ये सर जोड़कर बैठकर फैसला करते रहे कि पाकिस्तान पर किस तरह हमला करना है, लेकिन पाकिस्तान फौज की तैयारियों और मुस्तैदी ने उनके हर मंसूबे को अब तक नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा हथियार कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है और कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन की तोड़ के लिए पाकिस्तान ने तैयारी मुकम्मल कर रखी है। नसर मिसाइल को हर उस जगह नस्ब कर दिया गया है जहां से भारतीय शरारत का खतरा मौजूद है। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन क्या है और पाकिस्तान ने उसका क्या तोड़ किया है, इसको समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को समझने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान और भारत की फौज के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। दो तरह की फॉर्मेशंस होती हैं, पाकिस्तानी फौज में भी और भारत की फौज में भी। एक फॉर्मेशन है होल्डिंग फॉर्मेशन। होल्डिंग फॉर्मेशन उस फॉर्मेशन को कहते हैं कि जो मुल्क के दिफा के लिए सरहद पर लगाई जाती है। ऐसी फॉर्मेशंस जिनमें बटालियंस होते हैं, डिवीजन्स होते हैं, कोर्स होते हैं जो अपने सरहद के दिफा के लिए सरहद पर बैठे होते हैं। उसमें आम तौर पर इन्फेंट्री के डिवीजन्स होते हैं। उसके बाद पीछे, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने अपने सरहद पर मुख्तलिफ होल्डिंग फॉर्मेशन बिठा रखी हैं जिनका काम पाकिस्तान की जानिब से किसी भी मुमकिन हमले का दिफा करना है। उसके बाद बहुत पीछे, उससे बहुत पीछे उनकी अटैकिंग फॉर्मेशंस होती हैं। अटैकिंग फॉर्मेशंस को कई दिन लगते हैं सरहद तक पहुंचने में। उस दौरान किसी भी मुमकिन हमले को रोकने के लिए इब्तदाई जिम्मेदारी होल्डिंग फॉर्मेशंस की होती है। जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है उसके अंदर भारत ने इस सारी सूरत हाल को चेंज करने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी होल्डिंग फॉर्मेशंस को, जो कि प्राइमरीली दिफा के लिए होती हैं, उनको अटैक के लिए इस्तेमाल करने की स्ट्रेटजी बनाई है। उनका ये ख्याल है कि उनकी होल्डिंग फॉर्मेशन जिसमें इन्फेंट्री के लोग मौजूद होते हैं और उनके पास थोड़ा बहुत गोला बारूद होता है और इसके अलावा उनके पास चंद टैंक भी मौजूद होते हैं, वो इब्तदाई तौर पर सरप्राइज के तौर पर दुश्मन पर हमला करके उसको सरप्राइज दें और उसको जितना मुमकिन नुकसान हो सकता है पहुंचाएं और इस दौरान उनकी अटैकिंग फॉर्मेशंस उनकी सपोर्ट के लिए पहुंचे। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि जिसका पाकिस्तान ने तोड़ बना लिया है और वो तोड़ क्या है? वो तोड़ है नसर मिसाइल। एक बहुत शॉर्ट रेंज में हमला करने वाला एक मिसाइल जो इंतहाई प्रिसिशन के साथ किसी भी फॉर्मेशन को तबाह बर्बाद करने और निस्तो नाबूद करने की पूरी सलाहियत रखता है। ये मिसाइल 30 किलोमीटर से लेकर तकरीबन 100 किलोमीटर के दौरान इंतहाई प्रिसिशन के साथ और इंतहाई एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के हदफ को भरपूर अंदाज में निशाना बना सकता है। अब आपको समझने की जरूरत यह है कि जो होल्डिंग फॉर्मेशंस हैं वो किस तरह से काम करती हैं। होल्डिंग फॉर्मेशंस अमूमन सरहद के करीब होती हैं, छावनियों में इनके लोग मौजूद होते हैं, बॉर्डर पे भी इनकी प्रेजेंस होती है, लेकिन इनके ज़्यादातर लोग छावनियों में मौजूद होते हैं। तो जब अगर कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के तहत कोई सरप्राइज देने की ज़रूरत महसूस होती है तो दुश्मन की फौज छावनियों से निकल कर पाकिस्तान की सरहद की तरफ आ सकती है। ऐसे में पाकिस्तान की सरहद की हिफाजत के लिए सबसे बेहतरीन हथियार नसर मिसाइल है। नसर मिसाइल रवायती वॉरहेड्स के अलावा एटॉमिक वॉरहेड्स भी ले जाने की सलाहियत रखता है। चूंकि साइज में बहुत छोटा मिसाइल है तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो वॉरहेड्स लगते हैं और खासतौर पर एटॉमिक वॉरहेड्स वो भी बहुत थोड़ी कैपेसिटी के बनाए गए हैं, यानी कि ऐसे वॉरहेड्स जो बहुत थोड़े पैमाने पर तबाही करें, बहुत थोड़े इलाके में थोड़े पैमाने पर तबाही करें। यानी कि ये किसी ऐसी जगह पर, यानी तामीर शुदा जगहों पर हमले के बजाय ये अमूमन मैदान में मौजूद फौज को ज़्यादा बेहतर अंदाज में निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। यानी अगर कोई फॉर्मेशन आ रही है, कोई टैंकों की फॉर्मेशन आ रही है या कोई इन्फेंट्री की फॉर्मेशन आ रही है, कोई बटालियन आ रही है, कोई ब्रिगेड आ रही है, तो वो अमूमन कितने इलाके में फैली होगी? वो फैली होगी 200 गज के इलाके में, 300 गज के इलाके में, 400 गज के इलाके में, 500 गज के इलाके में। एक ऑप्शन तो पाकिस्तान के पास यह है कि पाकिस्तानी फौज एक एक एपीसी को, एक एक टैंक को, एक एक गाड़ी को या उन फौजियों को एक एक करके निशाना बनाए। और एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद यह है कि हम निसर मिसाइल शूट करें और उस पूरे एरिया के अंदर 500 गज के अंदर जितने टैंक हैं, जितनी एपीसीज हैं, जितने फौजी हैं, उनको एक ही वक्त में निस्सो नाबूद कर दें और उनको सफास्ती से मिटा दें।
تو نصر میزائل ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو بھارت کے لیے بہت خوف کی علامت بن چکا ہے، یعنی کہ اگر کسی وجہ سے بھارت پاکستان کو سرپرائز دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پاکستان کسی وجہ سے پاکستان کو اندازہ نہیں ہو پاتا اور ان کی کانسنٹریشن، ان کی فارمیشن جو ہے پاکستانی سرحد کے قریب بن جاتی ہے، تو پاکستان ایک نصر میزائل کے ذریعے ان کی اس کوشش کو ناکام بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا اسٹریٹجی ہے کہ جس کے بارے میں ہندوستان کے اندر بھی بہت بحث ہوتی ہے، پچھلے 10-15 سال سے اس کا بہت غلغلہ ہے۔ سن 2001 کے اندر بھی اس پر ڈیبیٹ جاری تھی، اس وقت بھی جرنیلوں کا خیال تھا، جو پرانے جرنیل تھے بھارت کے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے۔ آئیڈیا تو بہت زبردست ہے لیکن قابل عمل نہیں ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بھارت کہہ رہا ہے، کیونکہ 2001 کے اندر بھی جب بہت زیادہ ایسکیلیشن ہوئی تھی اور پاکستان اور بھارت کی سرحد پر فوجیں بہت آمنے سامنے آ گئی تھیں، تو اس وقت ہولڈنگ فارمیشنز آمنے سامنے تھیں، لیکن اس وقت بھی اٹیکنگ فارمیشنز جو جبل پور کے علاقے میں ہے بھارت کی، ان کو سرحد تک پہنچنے میں تقریباً 1 مہینے کا وقت لگ گیا تھا۔ یعنی اگر اس وقت جنگ شروع ہو جاتی اور ان کی ہولڈنگ فارمیشنز اپنی دفاعی پوزیشن کو چھوڑ کر پاکستان پر حملہ کر دیتی اور ان کا حملہ وہ ناکام ہو جاتا، تو نہ صرف یہ کہ ان کے فوجی مارے جاتے، کیونکہ جب کوئی فوج حملہ کرتی ہے تو اس کا نقصان دفاع کرنے والی فوج کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے، کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر اپنی دفاعی پوزیشن کو چھوڑ کر وہ فوجی پاکستان پر حملہ کرتے، نہ صرف وہ اپنی دفاعی پوزیشن کو چھوڑتے بلکہ پاکستان پر حملہ کرتے، ان کے دفاعی لوگ نقصان میں مارے جاتے، اور پاکستان اگر پاکستان اس کا دفاع کر لیتا، اس فارمیشن کے حملے کو روک لیتا، بھارت کے پاس دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں ہونا تھا، اور ان کی پچھلی فارمیشن کو وہاں پہنچنے میں 1 مہینہ یا اس سے کچھ کم کا وقت لگ رہا تھا۔ تو ایسے میں پاکستان کے پاس سامنے کھلا میدان ہوتا کہ وہ کہیں بھی جا کر کہیں آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر سکتا تھا اور بھارت کو شدید تر نقصان ہوتا۔ تو یہ اسٹریٹجی جو ہے، اس پر بھارت میں پہلے سے ہی تنقید ہو رہی ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ وقتی طور پر تو ایک سرپرائز دینے کے لیے یا کچھ چھیڑ چھاڑ کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے ذریعے آپ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ وقتی طور پہ یہ ضرور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آپ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے، آپ اس علاقے میں چلے جائیں گے، پاکستان کی دفاعی صلاحیت جو ہے اس کو نقصان پہنچائیں گے، اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت جب کمزور ہو جائے گی تو آپ کی اٹیکنگ فارمیشن جو جبل پور یا اس سے پیچھے کے علاقوں میں موجود ہیں وہ اتنے عرصے میں اس سرحد تک پہنچیں گی اور پاکستان کے علاقوں میں داخل ہو جائیں گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستان اس بارے میں بالکل اب کلیئر ہے، یعنی پاکستان کے علاقے کے اندر اگر کوئی بھی فوجی، کوئی بھی گاڑی، کوئی بھی وہیکل، کوئی بھی ڈرون اگر داخل ہوا تو اس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ایون اگر کوئی فارمیشن پاکستانی سرحد کے قریب اتنی کنسنٹریشن بنا لیتی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے، تو پاکستان نصر میزائل کے ذریعے ایٹمی وار ہیڈ پھینکنے میں ایک لمحے کی بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرے گا، اور پاکستان اپنے لیے کسی بھی تھریٹ کو فوری طور پر ختم کرنا مناسب سمجھے گا، اور یہ بات بھارت کو اچھی طرح معلوم ہے۔ دیکھتے رہیے 24 ڈیجیٹل۔